बेस्ट ऑफ मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट है और ये चैप्टर चलते तक पूरा आगे और पार्ट आता जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आज हम लोग जनरली चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन और फिर जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था का मुख्य अभिलक्षण क्या क्या है, वो सारी चीज़ें। चलिए उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जो कि दो टाइप से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो ठोस अवस्था है, ये ठोस अवस्था क्या है। क्लियर? तो ये ठोस अवस्था एक स्टेज है जो किसकी है? पदार्थ की। किसकी है? पदार्थ की। यानी किसी भी पदार्थ की एक अवस्था है ठोस अवस्था। तो चलिए हम लोग पदार्थ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ जो स्थान घेरता हो, और जिसके द्रव्यमान हो, क्या हो? जिसके द्रव्यमान हो। क्लियर? पदार्थ जो स्थान घेरता हो तथा जिसके द्रव्यमान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्लियर? पदार्थ को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया। क्या क्या? एक हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तीसरा क्या? गैस। यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसेस। क्लियर? इसमें से हम लोग ठोस अवस्था को इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? इसके अतिरिक्त आप लोग को नॉलेज के लिए बता दूं कि पदार्थ की चौथी अवस्था जो मानी गई है वो है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था जो मानी गई है वो है बोस आइंस्टीन संघनित। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी मैटर या पदार्थ की 5 स्टेज होती है। क्लियर? जिसमें से हम लोग केवल पढ़ेंगे ठोस अवस्था को। अच्छा, आप लोग ये बता दूं कि जो पदार्थ की ये जो अवस्थाएं हैं, ये 5 स्टेज में होती हैं, ये किस पर डिपेंडेंट होती हैं? मतलब ये क्यों अलग अलग अवस्थाओं में डिपेंडेंट हो गई हैं? तो इसका रीज़न जो होता है, मेनली जो होता है कि कोई भी मैटर का डिफरेंट स्टेज में होना, वो मेन है उसका टेम्परेचर और प्रेशर। क्या क्या? टेम्परेचर और प्रेशर। ये दोनों सिचुएशन या दोनों के एक अकॉर्डिंग कोई भी मैटर या पदार्थ अलग अलग 5 स्टेज में पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए, तो हम लोग आगे बात करेंगे कि ठोस अवस्था और द्रव और गैस तीनों किस चीज़ पर डिपेंडेंट अलग अलग डिपेंडेंट हुए। तो यहाँ पर हम लोग जनरली बात करेंगे कि जो ठोस अवस्था होती है, वो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधे होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स के कारण पास होते हैं। इनमें थोड़ी दूरियां होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स में, और गैसेस जो होती हैं, गैसेस उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं, इसलिए ये अलग अलग स्टेज में पाई गई हैं। ये जो प्लाज्मा होती है, ये आप जानते होंगे सन या सूर्य में सूर्य में बोला जाता है। और ये जो बोस आइंस्टीन संगणित है, ये भी एक आर्टिफिशियल आई थिंक बनाया गया है,
और ये बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, ये चौथी और ये पांचवी अवस्थाएं जो होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पदार्थ की 5 स्टेज होती हैं, जिनमें से हम लोग केवल एक ही स्टेज को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठोस अवस्था को। क्लियर? चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था पे और जो भी चर्चा करने वाले हैं। तो पदार्थ की ठोस अवस्था हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको बता दिया गया कि पदार्थ की 5 स्टेज होती हैं, जिनमें से सॉलिड स्टेट को हम लोग यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। चलिए तो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, और जनरल इंट्रोडक्शन देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में मेनली क्या क्या डिफरेंटेज है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि ठोस का जो आयतन होता है, ठोस का जो आयतन होगा वो आपका निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इस तरह से हम लोग देखें आगे कि ठोस का आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैस का आकार निश्चित नहीं होता। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसमें दोनों में राइट चिन्ह है, और यहाँ पे एक क्रॉस एक राइट, और यहाँ पे दोनों क्रॉस क्रॉस, जो कि किस पर डिपेंडेंट है, आयतन और आकार पर। क्लियर? आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग अब ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, गैस और द्रव को नहीं पढ़ेंगे। केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस के बारे में ही हमको इस चैप्टर में क्यों बताया गया, या ठोस के बारे में ही हमें क्यों पढ़ना है, तो इसलिए इस ठोस या सॉलिड स्टेट को रखा गया है, क्योंकि हमारे आसपास दैनिक जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी है वो भी एक ठोस अवस्था में है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर दैनिक जीवन में ठोस अवस्थाओं से ही घिरे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ठोस चीज़ों के बारे में ही जानेंगे। तो ठोस का यहाँ पे चर्चा में देखते हैं कि ठोस आखिर होते क्यों हैं। मान लो ये एक ठोस है, और इसमें हम लोग बात करें कि ये इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में दो प्रकार के एनर्जी रखते हैं, एनर्जी कहें या फिर हम लोग फोर्स कहें। तो इनमें से एक होगा, फर्स्ट होगा अंतराण्विक बल। क्या होगा? अंतराण्विक बल, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका उष्मीय ऊर्जा। दूसरा क्या होता है? उष्मीय। ये इसके अंदर एक टेम्परेचर एनर्जी को रखता है, और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स ये अणुओं को आपस में इंटरकनेक्ट, एक दूसरे की ओर आकर्षित करके एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। जबकि आपका जो उष्मीय ऊर्जा है वो क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स में एक टेम्परेचर रखता है, एक एनर्जी रखता है, जिससे वो अपने आप को वाइब्रेट करे, कंपन करे और मूव करने की प्रवृत्ति करते हैं। तो ये एक दूसरे के पास खींचने वाली अट्रैक्शन फोर्स होती है, और ये एक दूसरे से दूर ले जाने वाली एनर्जी होती है जो मूव कराने का प्रयास करती है। इस तरह से आपका ये इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतराण्विक बल के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है, उष्मीय ऊर्जा का जो एक दूसरे से मूव कराने की जो एनर्जी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, और दूर न जाकर एकदम अत्यंत पास में वो संगठित होते हैं, जिस कारण कोई भी ठोस रूप में होता है, इसमें तरल या बहने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि लिक्विड और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। क्लियर? वो फ्लोइंग करते हैं, जबकि ठोस फ्लोइंग नहीं करता। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये ठोस एक प्रकार से मूव करने वाला स्टेज नहीं होता। क्लियर? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों स्टेज उनके टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं
कि ठोस के जनरल इंट्रोडक्शन में और क्या हम लोग देख सकते हैं, इसके सामान्य अभिलक्षण। तो सामान्य अभिलक्षण में हम लोग बात करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट होता है सामान्य अभिलक्षण में कि ये अत्यंत, इनके जो अवयवी कण हैं, तो जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड, यानी ठोस अवस्था के अभिलक्षण। फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रबल अंतराण्विक बल। प्रबल अंतराण्विक बल का मतलब ये है कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है, प्रबल अंतराण्विक बल होता है। वो फोर्स के कारण ही वो आपस में अट्रैक्ट जुड़े रहते हैं। सेकंड है यहाँ पे अत्यंत निविड़ संकुलित। अत्यंत निविड़ संकुलित का मतलब ये होता है कि ये वेरी क्लोज बंधे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास ये आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तीसरा हम लोग बात करें तो जो ठोस अवस्था होती है उसका जो द्रव्यमान होता है या जो आकार होता है या आयतन है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। चौथा हम लोग बात करें तो उसका जो घनत्व होगा, गलनांक, क्वथनांक, ये उच्च होंगे, हाइट उसका गलनांक होगा, हाई उसका क्वथनांक होगा, उसका घनत्व होगा। पांचवी बात करें तो कणों की स्थितियां क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, यानी जो कण जहाँ पे होगा वो वहीं पे ही व्यवस्थित होगा और वो मूव नहीं करेगा। इसी कारण ठोस जो चीज़ें होती हैं वो मूव नहीं करती, बल्कि द्रव या गैस जो होती हैं वो मूव करने लगती हैं। छठवां होता है दृढ़, कठोर और असंपीड्य। इसका मतलब होता है कि जो भी ठोस होगा वो दृढ़ होगा, वो कठोर होगा और असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है कि उसको पीटा नहीं जा सकता, यानी पीटा नहीं जा सकता या पीट कर दबाया नहीं जा सकता। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड को यहाँ पे देखें। इसमें 6 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 6 पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, कि सॉलिड कितने भागों में बांटे गए हैं, 2 पार्ट में। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसका हिंदी में होता है क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड यानी ठोस को किस बेस पे डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर मेन उसका जो कारण है वो है कणों की व्यवस्था का क्रम यदि निश्चित है तो वो क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस होगा, और अगर कणों की व्यवस्था का क्रम जो होगा अनिश्चित या कोई फिक्स नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, तो वो आपका अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग उनका कैरेक्टर और दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। क्लियर। इस प्रकार जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड भी कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट कर देते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनके हम लोग गुण देख लेते हैं, और यही गुण इनके डिफरेंस को भी शो करता है, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण जो होता है विशेष ज्यामितीय आकार वाला होता है, और जो अक्रिस्टलीय है उसका कोई विशेष ज्यामिति या विशेष इसकी आकार नहीं होती। क्लियर। दूसरा है कणों के मध्य यथेष्ट आकर्षण बल, यानी इनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, यथेष्ट होता है, यानी बहुत ही प्रबल होता है। और जबकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय हम बात करें तो इसके जो अट्रैक्शन बल है उसको शो नहीं किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें तो इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका कोई फिक्स्ड या निश्चित नहीं बताया गया। उसी तरह से हम लोग अगर क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र यानी इसका शीतलन कर्व ग्राफ बनाए तो उसका जो बनेगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूस होता है, असतत होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो एक कंटिन्यूटी को शो करता है, यानी सतत चलता है। और पांचवा है दीर्घ परास व्यवस्था।
और इसका क्या दिया है, लघुपरास। तो दीर्घपरास व्यवस्था या लघुपरास व्यवस्था क्या है? तो दीर्घपरास व्यवस्था का मतलब, जैसे आप एक मंजिला वाला घर बना रहे हैं, तो अगर आप एक साइज ईंट से अगर आप घर बनाते हैं तो बहुत सारे मंजिलों को आप बनाते बनाते बड़ा कर सकते हो। जबकि केवल मिट्टी से अगर आप घर बनाते हो तो एक मंजिला से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लघु, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घपरास या बड़ा स्थिति को शो कर सकते हैं या बड़े स्थिति में बंध सकते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोई क्या कहना चाहिए, यो आगे देखते हैं। चलिए, लास्ट है आपका विषमदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या है? विषमदैशिक प्रकृति का मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो दिशा है वो विषम, यानी अलग अलग दिशा इसमें शो होता है। जैसे अगर हम लोग ईंट की बात करें तो ईंट का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, बायां दायां, आगे पीछे इस तरह से होता है। उसी तरह से इसकी अलग अलग दिशा होगी, यानी ये विषमदैशिक प्रकृति को शो करता है। और जो समदैशिक की बात करते हैं अक्रिस्टलीय, तो इसकी कोई विषम अलग अलग दिशा नहीं होती, इसकी सारी दिशाएं एक समान होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समदैशिक स्थिति कहते हैं। समदैशिक, जैसे आप कोई एक मिट्टी का गोला ले लो तो उसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होगी, सारे तरफ से उसकी सारी दिशा से क्या होगी, समान होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समदैशिक। उसी को मैं बता रहा था कि लघुपरास में इसको केवल मिट्टी से या मिट्टी के टुकड़े से आप घर बनाओगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, या 2 मंजिला 3 मंजिला वाला नहीं बना सकते, इसलिए इसकी जो एरिया होगी वो परास यानी रेंज एरिया क्या होगी, लघु होगी। जबकि दीर्घपरास का मतलब होता है बड़ा एरिया। क्लियर? ओके। लास्ट में देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण में आपका है सोडियम क्लोराइड और जो क्वार्टज होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि रबड़ या कांच जैसे ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत में आते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए इन टॉपिक्स में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और चर्चा करेंगे आगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।